एक उसका होता है प्राचीन, एक उसका होता है मध्यकाल, एक उसका होता है मॉडर्न। यही होता है ना। आप दुनिया में कहीं की भी हिस्ट्री पढ़ोगे, मत कर दूं कल को आप जब आरएस लग जाओ फिर आपको यार मैं अमेरिका के बारे में जानना चाहता हूं, तो अमेरिका की क्या पढ़नी पड़ेगी? हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो क्या पढ़ेंगे? अमेरिका का प्राचीन इतिहास, अमेरिका का मिडाइवल और अमेरिका का मॉडर्न। आपको यार मैं राजस्थान में भी पर्टिकुलर सिरोही के बारे में ही जानना चाहता हूं, तो सिरोही का प्राचीन, सिरोही का मध्य और सिरोही का। दुनिया में कहीं की भी हिस्ट्री को आप तीन भागों में बांटेंगे, प्राचीन उसका, उसका मध्यकाल और उसका आधुनिक। ऑब्वियस सी बात है, भारत की हिस्ट्री भी ऐसी बांटी जाती है। ये भारत की अपनी हिस्ट्री लिख के गए अंग्रेज। कौन लिखे गए? क्योंकि इससे पहले अपने अलग अलग राज्य थे। अपने ये था कि गुजरात एक अलग राजा का राज है, दिल्ली में अलग राजा का राज है, मालवा में अलग राजा का राज है, जोधपुर का राजा अलग, जयपुर का राजा अलग। लेकिन जयपुर का राजा हिस्ट्री लिखवाएगा तो भी किसकी लिखवाएगा? जयपुर। जोधपुर वाला किसकी? जोधपुर। पटियाला वाला किसकी? पटियाला। और बड़ौदा वाला किसकी? बड़ौदा। तो पूरे भारत की एक साथ हिस्ट्री इस प्रकार से अपने को मिलती नहीं। हाँ, मोटा मोटा खूब सारी चीजें मिल जाती, पर पूरा एक साथ ऐसा विवरण नहीं मिलता। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने सारे राजाओं को राके अपने अंडर ले लिया। एक हो गया राजनीतिक एक रूप था, मतलब पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी, और प्रशासनिक एक रूप था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी, वो दोनों लेके आए। अब पंजाब भी उनका था, बंगाल भी उनका था, यूपी भी उनका था, तमिलनाडु भी उनका था, बॉम्बे भी उनका था, आगे कर्नाटका भी उनका था, केरल भी उनका था। सब कुछ उनके एरिया के अंदर आ रहा है। तो उन्होंने फिर कहा एक साथ लिखो रे इसकी। तो अंग्रेजों का एक इतिहासकार, उसका नाम था मील, जेम्स मील। क्या नाम था? तो जेम्स मिल ने कहा मैं लिख देता हूं। तो जेम्स मिल ने अपनी हिस्ट्री को भी बांट दिया, एक प्राचीन, एक मध्य और एक आधुनिक। तो हमने पूछा भाई क्या बेस है, कहां से कहां तक प्राचीन, कहां से कहां तक मध्य और कहां से कहां तक आधुनिक? कोई एक क्राइटेरिया तो है? मैं कहूं भाई यहां तक प्राचीन कर दो, यहां तक मध्य कर लो, यहां तक क्या कर लो? आधुनिक। वो क्या क्राइटेरिया? उसने कहा भारत वाली में तो दिक्कत ही नहीं है, बहुत सिंपल सी है। कैसे? उसने कहा देखो मैं कुछ शब्द बताता हूं, तुम ये सुन लो। क्या शब्द है? एक शब्द है तुम्हारे कालिदास, एक शब्द है मुद्रा राक्षस, एक शब्द है अभिज्ञान शकुंतलम, एक शब्द है कोई उपनिषद, एक शब्द है कोई स्वपन वास्व दत्ता, एक है किरात अर्जुनियम, एक है पुलकेशिन, एक है हर्षवर्धन, एक है राजराजेश्वर, एक है कोई आपके दूसरा नरसिंह वर्मन, एक है कोई आपका महेंद्र वर्मन, मिहिर भोज, मिहिर कुल। कैसे लगे नाम? उन्होंने कहा यार जोरदार लगे, मस्त संस्कृत के नाम है यार, बड़े अच्छे लग रहे हैं। उनका ये प्राचीन काल है। ये क्या है? जहां पर ये संस्कृत जैसे शब्द आ रहे हैं, ये काल कौन सा तुम्हारा? तो उसने कहा आप सुन आगे। अब मैं चेंज करता हूं। उसने कहा यह्या बिन अहमद सर हिंदी, अबू बकर सलातीन, अबू बकर इसामी, फुतुआ उस सलातीन, हसन निजामी, ताजुल मासिर, अकबर नामा, आईने अकबरी, तारीख मुबारक साई, तारीख फिरोज साई। इस बार हमने कहा हालात बदल गए, जज्बात बदल गए यार पूरी तरीके से। उसने कहा तुम्हारा मध्यकाल है। जैसे मुसलमान भारत के अंदर आए, फारसी भाषा लेके आए, तो ये तुम्हारा कौन सा आ गया? उसने कहा वापस सुन आगे। उसने कहा मैं बोलता हूं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कोड ऑफ जेंटुलोज, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, वर्निकुलर प्रेस एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ये तो हमने कहा यार ये तो तू अंग्रेजी बोलने गया। उसने कहा जब अंग्रेज आ गए वो तुम्हारा आधुनिक काल है। जब हिंदू राज कर रहे थे, जब संस्कृत चल रही थी, वो तुम्हारा प्राचीन काल था। जब मुस्लिम आ गए थे, जब फारसी आ गई थी, वो तुम्हारा मध्यकाल था। जब अंग्रेज आ गए थे, तो अंग्रेजी भाषा आ गई थी, वो तुम्हारा कौन सा है? तो भारत के इतिहास को बड़े बड़े तौर पे उन्होंने सीधा सीधा तीन भागों में बांट दिया, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। संस्कृत वाला, फारसी वाला, पर्शियन लैंग्वेज और इंग्लिश वाला, तो तीन के अंदर इनके अंदर बांट के चले गए। अब जैसी भारत की हिस्ट्री बांट दी गई, वैसे किसकी बांट दी गई? राजस्थान। भारत वाली के आधार पे राजस्थान बांट लो, राजस्थान के आधार पे आगे जयपुर बांट लो, सीधा सीधा वर्गीकरण हो जाएगा। वो तो क्लासिफिकेशन में चेंज नहीं आएगा कोई उसमें। अब फिर हमने देखा कि यार भारत की जब एंशियंट इंडिया हम आपको पढ़ाएंगे, कि जब हम प्राचीन भारत पढ़ाएंगे, हम उसमें टाइम लेंगे 1 महीना और एक रजिस्टर बनवा देंगे आपको। फिर हम आपको मिडिवल पढ़ाएंगे, वापस पढ़ाएंगे 1 महीना, एक रजिस्टर बनवा देंगे। फिर हम आपको मॉडर्न पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे 1.5 महीना, तो 1.5 रजिस्टर बनवा देंगे। मतलब तीनों बराबर है, मॉडर्न थोड़ी ज्यादा है, वो थोड़ी थोड़ी क्या है, कम, थोड़ी थोड़ी सी कम पड़ती है, बाकी लगभग यूं बराबर पड़ती है। पर राजस्थान में ये रोड़ा रप्पा नहीं। राजस्थान में जब हम प्राचीन पढ़ाते हैं, मैं जब आपके फाउंडेशन बैच में पढ़ाता हूं, तब तो दिन लेता हूं 4। यदि प्री वाले में पढ़ाने पड़े तो दिन लगते हैं 1.5। तो जल्दी जल्दी करा दो भाई, बच्चों का प्री सिर पे आ रखा है उनका। कारण कि प्राचीन काल में राजस्थान के अंदर ज्यादा गतिविधियां दिखाई नहीं दी, क्योंकि प्राचीन काल में राजाओं के राज की बात कर रहे हैं हम। तो प्राचीन काल में राजाओं ने राज वहीं किया जहां पर पानी ज्यादा था।
क्योंकि किसी राज्य का निर्माण वहीं होगा जहां पर पानी ज्यादा होगा, क्योंकि पानी होगा तो वहां पब्लिक बसेगी, पब्लिक बसेगी तो वहां खेती करेगी, खेती करेगी तो उनके धन होगा, धन होगा तो लूटपाट होगी, लूटपाट होगी तो रक्षा की आवश्यकता पड़ेगी, रक्षा की आवश्यकता राजा बनेंगे। इसलिए राजा ज्यादातर आपको प्राचीन काल के राजा यूपी बिहार में मिलेंगे। कि भारत की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। भारत की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र भारत की राजधानी थी। तो वो वाला इलाका आपको ज्यादा डेवलप मिलता है। जो इलाका ज्यादा डेवलप है उनकी हिस्ट्री भी ज्यादा डेवलप है। अपने यहाँ ज्यादा बंदे भी नहीं, ज्यादा हिस्ट्री भी। तो प्राचीन वाला अपने ठीक ठाक सा ही पड़ता है। कि मैं कहता हूं पूरी इंडियन, अब तो ठीक है मैं पहले राजस्थान पढ़ा दूंगा आपको। यदि पहले इंडियन पढ़ा दी जाए और इंडियन के एंशिएंट पढ़ा दी जाए तो 27 दिन की क्लास में आप 7 बार भी राजस्थान का नाम नहीं सुनो। ले दे के इक्का दुक्का जगह आएगा कालीबंगा था, एक कोई जगह आएगा अशोक का अभिलेख भाबरू से मिला, एक कोई आएगा कि समुद्रगुप्त का एक स्तंभ है वो बयाना से प्राप्त होता है। 3-4 जगह लेके आप इंडिया का वो राजस्थान का नाम सुनोगे। अब आप मध्यकाल में आते हो। मध्यकाल में जनता थोड़ी समझदार होने लगी। शुरुआत में लोग वहीं बसते थे जहां पे नदियां थी। धीरे धीरे उसको लगा कि ना नदियों के अलावा भी बसा जा सकता है, तो पानी कहां से लेके जाएंगे? उसने कहा तालाब खोद लेंगे, झील बना लेंगे, नहर ले जाएंगे। इसलिए मध्यकाल में भारत की राजधानी होगी दिल्ली। राजधानी कौन सी होगी? दिल्ली राजधानी हो। तो अपनी तरफ बसावट आ रही है, तो मध्यकाल में अपने भी खूब सारी बसावट हुई। अपने बसावट ज्यादा हुई तो लोग भी अपने जैसे लोग ज्यादा हुए तो यहाँ पर राज्यों का निर्माण होने लगा। इसलिए अपने सबसे बड़ी हिस्ट्री को ये तो मिडिवल है कि अपने खूब सारे राजा बन गए, अलग अलग प्रकार उनकी राजधानियां है, अलग अलग प्रकार उनकी लड़ाइयां है, उनकी संधियां, आपस में लड़ाइयां है, दिल्ली वालों से बार बार लड़ाइयां है, अफगानिस्तान की तरफ से अटैक हो रहा है उनकी लड़ाई, क्योंकि हम बॉर्डर थे। तो अफगानिस्तान से जो भी आता हमारी तरफ तो पक्का पक्का आता, तो अपनी खूब सारी लड़ाई है। इसलिए अपना सबसे बड़ी राजस्थान की हिस्ट्री है तो वो कौन सी है? मिडिवल। एंशिएंट वाली ले दे के 3-4 दिन का खेल, मिडाइवल वो का वो खा जाती है आपके 25-26 दिन, कि उसमें खूब सारी लड़ाइयां, खूब सारे राजवंश, खूब सारी चीजें पढ़नी पड़ती है आपको। फिर आती है मॉडर्न। मॉडर्न वो है जो अंग्रेजों का राज आ गया था। अब उस आधार पर देखें तो मॉडर्न भी अपने छोटी सी है। मॉडर्न ही अपने ले दे के कोई 10-15 दिन के अंदर खत्म की जा सकती है। कि प्री वाले में पढ़ाएं तो 10-15 दिन में, और मेंस वाले में चूंकि थोड़ा सा अपने ढंग से उसको लिखते हैं, कारण परिणाम लिखते हैं, तो 20 दिन खा जाएगा भाई। 20 दिन के अंदर आपको ये पढ़ानी पड़ेगी। मॉडर्न कम क्यों? क्योंकि मॉडर्न हम कहते हैं वो थी जिसमें अंग्रेजों का राज था। राजस्थान में अंग्रेजों का राज ही नहीं। अपने अंग्रेजों वाले भारत में आते ही नहीं थे। जब अंग्रेजों का राज था तब भारत 2 प्रकार का था। एक वह भारत जहां अंग्रेजों का राज था, एक वह भारत जहां अंग्रेजों का राज नहीं था। जो अंग्रेजों का राज वाला भारत था उसको बोलते ब्रिटिश इंडिया। जैसे यूपी, एमपी, बंगाल, बिहार, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, केरला, ये सब उसके अंदर आता था। अपने इसके अंदर आते नहीं थे क्योंकि अपने अंग्रेजों का राज नहीं था। फिर सर अपने भी किसका राज था? राजाओं का। अपने यहाँ राजा बैठे थे, उन राजाओं की अंग्रेजों के साथ संधियां थी, अंग्रेजों के गुलाम है, तो अपने अंग्रेजों का राज नहीं। इसलिए राष्ट्रगान में बाकी सबके नाम आपको छोड़ गए। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, आप कहां हो इसमें? पंजाब है, सिंध जो पाकिस्तान में चला गया अब तुम्हारे पास नहीं है, वो भी है। गुजरात है, मराठा मतलब महाराष्ट्र है, द्राविड़ मतलब दक्षिण भारत है, उत्कल मतलब उड़ीसा है, बंगा मतलब बंगाल। पूरा देखो ऊपर से नीचे तक, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, पूरा भारत है आपको छोड़ के। क्योंकि 1911 में जब रविंद्रनाथ टैगोर ये गाना गा रहे थे तब आप भारत में आते ही नहीं थे। भारत में नहीं आते थे तो आपका नाम भी इसके अंदर लिया। वो मैं हमेशा बताता हूँ, मैं बहुत छोटा था तो मुझे कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। दादाजी मुझे कहानियां सुनाते, पर दादाजी कहानियां सारी रामकृष्ण वाली कहानियां होती। राम जी वहां गए, राम जी नहीं गया, कृष्ण जी ये किया, नारद जी आ गए, शिव जी भगवान को किया, पौराणिक कहानियां। बीच बीच में कभी कभी वो हमें राजा महाराजा की थोड़ी कहानी कोई बता दिया करते, ये फलाने राजा के टाइम ये हुआ, फलाने राजा के टाइम। मैं 3rd या 4th में पढ़ता था, क्लास में सर ने भगत सिंह के बारे में पढ़ाया, गांधी जी के बारे में पढ़ाया, नेशनल मूवमेंट पढ़ाया। मुझे लगा यार ये महापुरुष है। और मैं घर पे आया, मैंने घर पे आते मैंने दादाजी को, दादी भगत सिंह, गांधी जी, इनकी कहानियां सुन। दादाजी ने कहा इनकी क्या कहानी है? अरे मैं को इन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका हाँ लड़ी थी, तो इनकी कहानी सुनो। तो कहानी नहीं है इनकी, क्या बात करते हो, आपको इनकी कहानियां नहीं पता? ना यार मेरे को तो नहीं पता। क्यों? आपने अंग्रेजों का राज नहीं देखा जिसके खिलाफ ये लड़े थे? उनका अपने नहीं था तो कैसे नहीं था? अपने अपने भी तो यहीं पे थे, यहीं थे, पर अपने अंग्रेजों का राज नहीं था। कब हुआ आपका जन्म? तो उनका झंडे से 5 साल पहले। आजादी गांव में अभी भी झंडा कहते हैं क्योंकि झंडा चेंज हुआ था। राजाओं के झंडे से अपने यहाँ पे भारत का झंडा आया था। पहले भारत का झंडा कोई फहरा देता ना, पुलिस पकड़ ले जाती। झंडा नहीं फहराने दिया करते थे राजाओं के राज में। राजा जयपुर के राज में जयपुर का झंडा फहराया जाएगा, आप जोधपुर का झंडा भी नहीं फहरा सकते थे। ये ठीक वैसा ही है कि हम में से कोई नीचे जाके पाकिस्तान का झंडा फहरा दे।
आप नीचे जाके पाकिस्तान का झंडा फहरा दो तो पुलिस उठा के ले जाए, 3 दिन तो आपके घर वालों को नहीं बताए कि कहां लेके गए, और 3 दिन बाद जब घर वालों को दे दे तो आप घर वालों को नहीं बता पाओगे, आप सीधे क्यों नहीं सो रहे हो, है ना? कुटे पैसा पकड़ के आपको बैंकर वाला। तो वैसा का वैसा अलग अलग देश थे यार, जयपुर एक देश है, जयपुर देश में भारत देश का झंडा क्यों फहराने दिया जाए? तो उनका झंडा चेंज हुआ था उसे 5 साल पहले, तो मतलब आजादी से पहले थे कि हाँ। तो आपने कभी अंग्रेज देखा? उनका नहीं। आपके 80 साल हो गए, आपने अंग्रेज नहीं देखा, 70 साल के हो गए, अंग्रेज नहीं देखा आपने? ना, मैंने नहीं देखा अंग्रेज। क्यों? आपने गांव में अंग्रेज टैक्स लेने नहीं आते थे कि नहीं? तो अपने टैक्स लेने कौन आता था? तो फलाने राजा का आदमी आता था। धीरे धीरे मेरे समझ में आया कि अपने अंग्रेजों के साथ संधि थी, अंग्रेज था ही नहीं, अपने किसी लोगों ने अंग्रेज देखे ही नहीं। इसलिए आज भी गांव में गोरा आ जाता है तो लोग यूं राजी होते हैं, गोरा है वो। कि अपना और अंग्रेजों का सीधा सीधा कोई भी लेना देना, इसलिए आधुनिक काल वाला भी अपने जीरो हो जाता होता है। तो आधुनिक काल कम है अपने, प्राचीन काल कम है, सबसे अधिक अपनी को हिस्ट्री है तो कौन सी है? फिर मध्य काल इसलिए भी पढ़नी जरूरी हो जाती है। आजकल आप पुराने पेपर देखोगे यदि तो मध्य काल से सीधे सीधे क्वेश्चन आने बंद हो गए, कि राजा की लड़ाइयां, राजा की संधियां, कोई सवाल नहीं। इस बार 17 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के प्री के पेपर में, एक सवाल उनमें सीधा सीधा राजा का है। उस चौहान राजा का नाम बताइए जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, ऋगराज चतुर्थ। इसके अलावा कोई भी सवाल सीधा सीधा राजा का सवाल नहीं है। पर बाकी कल्चर जो है ना, वो बिना राजा पढ़े आप कल्चर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसी पेपर में एक सवाल और है कि सोमदेव की पुस्तक का नाम बताइए। सोमदेव की वो ललित विग्रहराज है, ये बिना विग्रहराज के कैसे पढ़ लेंगे? ये विग्रहराज पढ़ेंगे तब ये बुक पढ़ी जाएगी, वरना उसके बिना बुक नहीं पढ़ी जा सकती। उसी पेपर में क्वेश्चन है कि शिवदास गार्डन की पुस्तक का नाम बताइए, और शिवदास गार्डन की पुस्तक अचलदास खिंचरी वचनी का है। जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे गागरोन का राजा अचलदास खिंची, आप बुक कैसे पढ़ लेंगे? आपको सीधी बुक नहीं लिखवाई जा सकती। उसी एग्जाम के अंदर कोई पूछा हुआ है क्वेश्चन कि मल्लिनाथ जी और पिंपा जी जो है, इनके वो मंदिर कहां कहां पर बने? दोनों राजा थे, मल्लिनाथ जी राजा है, पिंपा जी राजा। आप बिना राजा पढ़े उनके बारे में कैसे पढ़ लेंगे? कि आप बिना मिडिवल पढ़े कल्चर को जाने नहीं सकते। इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि यार मिडिवल पढ़ेंगे तो अपने कल्चर समझ में आएगी, वरना कल्चर समझ में। तो सबसे बड़ा पोर्शन है मिडिवल, फिर उसके बाद है मॉडर्न, सब उसके सबसे लास्ट में कौन सा आपका एंशियंट। कौन सा है? तो अपने भी इसी ऑर्डर में पढ़ लेते हैं, मिडिवल पढ़ लेते हैं, फिर मॉडर्न पढ़ लेते हैं, फिर क्या पढ़ लेते हैं? एंशियंट। आपस में तीनों में कोई लेना देना नहीं। ऐसा कतई नहीं कि एंशियंट पढ़े बिना मिडिवल नहीं समझ आती, मिडिवल पढ़े बिना मॉडर्न नहीं समझ ना। अलग अलग अपना टॉपिक वैसे दिए हुए, ये पढ़ लो, इसके बाद ये पढ़ लो, इसके बाद ये पढ़ लो। भले प्राचीन मध्य आधुनिक पढ़ ले, भले आधुनिक मध्य प्राचीन पढ़ ले, भले मध्य आधुनिक और प्राचीन पढ़ ले, जैसा जो अच्छा लगे वैसे पढ़ लिया जाए। अपने उस ऑर्डर में पढ़ लें जिस ऑर्डर में वो है, कि थोड़ी बड़ी वाली पहले ही सल्टा दें अपने, फिर उसके बाद वाली, उसके बाद वाली, फिर कल्चर अपने। आई बात समझ में? तो अपने शुरू करते हैं। लिखो मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल राजस्थान। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल राजस्थान। यदि आप सिलेबस उठा के देखेंगे अपना, तो मिडिवल के अंदर अपने साफ साफ लिखे हुए प्रमुख राजवंश तथा उनकी राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक एवं राजस्व व्यवस्था। क्या क्या लिखा हुआ है? प्रमुख राजवंश तथा उनकी कौन सी? राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और राजस्व। जैसे मैं बताता हूं क्या क्या लिखा हुआ उसमें, इधर देखना। उसमें एक तो लिखा हुआ है राजवंश, डायनेस्टीज। कौन कौन सी डायनेस्टी उन्होंने बाकायदा पर्टिकुलर मेंशन कर रखी है कि आपको ये पढ़नी है। उन लिख रखा गोहिल, उन लिख रखा राठौड़, उन्होंने लिख रखा कछवाहा, उन्होंने लिख रखा चौहान, उनका लिखा हुआ परमार, उन्होंने लिख रखा प्रतिहार। 6 डायनेस्टी उन्होंने मेंशन किया, में 6 ही पूछेंगे। कौन कौन सी बताओ? गोहिल, राठौड़, कछवाहा, चौहान, परमार, प्रतिहार। दोबारा बोलो कौन कौन सी? गोहिल, राठौड़, कछवाहा, चौहान, प्रतिहार।
और उन्होंने लिखा है इनमें भी क्या पूछेंगे, उन्होंने बताया कि इनमें भी क्या पूछेंगे, इनमें हम पूछे व्यवस्थाएं पूछेंगे, इनकी कौन कौन सी व्यवस्था, सिस्टम पूछेंगे इनका। हम पूछेंगे इनकी राजनीतिक, मतलब पॉलिटिकल। हम इनका पूछेंगे प्रशासनिक, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव। हम इनका पूछेंगे सांस्कृतिक, मतलब कल्चरल। हम इनका पूछेंगे रेवेन्यू, राजस्व का दो, आर्थिक का दो। मतलब हम ये पूछेंगे कि ये जो राजवंश थे इन्होंने कौन सी लड़ाइयां लड़ी, कौन सी संधियां की, ये तो क्या हो गया राजनीतिक। हम ये पूछेंगे इनके टाइम में मंत्री कौन कौन से होते थे और वो क्या क्या काम करते थे, ये क्या हो गया प्रशासनिक। हम ये पूछेंगे इन्होंने मंदिर, महल, माड़िए, झील, बावड़ी कुछ बनवाया कि नहीं बनवाया, पेंटिंग्स बनवाई कि नहीं बनवाया, लिटरेचर कितना लिखवाया, ये क्या हो जाएगी सांस्कृतिक। हम ये पूछेंगे टैक्स कितना लेते थे, क्या हो जाएगी राजस्व। कितने राजवंश, 6। कौन कौन से, गोहिल, राठौड़, कछवाहा, चौहान, परमार। उनकी कितनी व्यवस्था पढ़नी है, 4। कौन कौन से सिस्टम पढ़ने हैं, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, रेवेन्यू। बोले बड़ी बात है, उतार लो ऐसा कैसा ताकि आपको याद रहे अपने सिलेबस में है क्या, ऐसा कैसा उतार ले एकदम। इन डायनेस्टीज का कौन कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल और रेवेन्यू। कितने राजवंश, 6। तो आप पहला मान लो राजवंश कौन सा अपना, गोहिल। तो गोहिल वंश की राजनीतिक व्यवस्था, गोहिल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था, गोहिल वंश की सांस्कृतिक व्यवस्था और गोहिल वंश की राजस्व। वैसे के वैसे सबका पढ़ेंगे, वैसे राठौड़ों का पढ़ेंगे, कछवाहों का, चौहानों, जिसका जितना उतना, किसी का ज्यादा है तो ज्यादा और किसी का कम है तो कम। जैसे हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो पहले 3 राजवंश लिखवाए ना ये आजादी तक थे। कब तक थे, राजवंशों में ये था एक राजवंश खड़ा हुआ, दूसरे बड़ा लगे पटक के धो दिया उसको तो मिट गया, दूसरे बड़ा आ गया। पर ये 3 ऐसे थे जो आजादी तक बने हुए थे, गोहिल, राठौड़ और कछवा। चौहान, परमार, प्रत्यय, राजा से पहले खत्म हो गए। जो लास्ट तक बने हुए थे उनकी हिस्ट्री ज्यादा, जो बीच में खत्म हो गए उनकी हिस्ट्री कम। तो हम देखेंगे यार गोहिलों को पढ़ने में टाइम लगेगा 15 दिन, आगे को राठौड़ पढ़ेंगे तो अपना टाइम घट जाएगा, वो जाएगा 8 दिन। कछवाहा पढ़ेंगे तो वो टाइम आ जाएगा 6 दिन। चौहान पढ़ेंगे तो टाइम आ जाएगा 4 दिन। परमार, प्रत्यार आपको सिर्फ 45 मिनट में दोनों कंप्लीट, क्योंकि लास्ट तक आते आते वो बचे ही नहीं, वो बहुत पहले ही खत्म हो गए, कम खत्म हो गए, तो उनके बारे में हिस्ट्री की जानकारियां भी क्या हमारे पास कम। वो राजवंश समाप्त हो गया तो पहली बात, वो जो समाप्त हो गया तो उसकी हिस्ट्री भी उसके साथ ही कहीं ना कहीं मिट मुटा आगे आगे बढ़ो, उसके बारे में कुछ भी लिखवाया नहीं। और जब युद्ध में लड़े मरे भिड़े इधर उधर तो हिस्ट्री की कोई किताबें पढ़ी भी थी वो भी इधर उधर हो गई। जो लास्ट तक रहा उसने 1800 में आके भी लिखवा लिया, वापस लिख लो रहे। खो गई की किताबें अपने 1947 में भी लिखवा गया वो आदमी अपना, तो उनका ज्यादा मिल जाता, इनका क्या मिल जाता, थोड़ा कम। तो वो भी अपने देखेंगे यार, उनकी बातें ज्यादा, इनकी बातें कम। एक एक का पढ़े अपने, फिर लिखो गोहिल वंश, गोहिल वंश, गोहिल डायनेस्टी। गोहिल वंश। अब एक आया भाई, इसका नाम गोहिल वंश ही क्यों है और कुछ नाम क्यों नहीं है इसका, तो इसका नाम गोहिल वंश इसलिए है क्योंकि गोहिल नाम के आदमी ने चलाया था। ये वंश किसने चलाया, और उसने ये वंश चलाया 566 ईस्वी में। कब चलाया था, 500, लिखो आप थोड़ा सा, 566 ईस्वी में इन 566 एडी, 566 ईस्वी में इन 566 एडी। गोहिल ने गोहिल वंश की स्थापना की थी, गोहिल फाउंडेड गोहिल डायनेस्टी। गोहिल ने गोहिल वंश की स्थापना की थी, गोहिल फाउंडेड गोहिल डायनेस्टी। गोहिल ने कौन से वंश की स्थापना की,
एक सवाल आपके दिमाग में ये उठना चाहिए कि सर आपको क्या पता 566 में की? आप एग्जैक्ट इतना श्योर कैसे हो सकते हो कि 500? ये कह सकते हो सर पुराने टाइम में गोहिल नाम का आदमी था, वो गोहिल वंश शुरू करके गया। अरे 566 कहां से लाए आप? हिस्ट्री पूरी की पूरी एविडेंस पे लिखी जाती है। किस पे लिखी जाती है? आपके पास हर बात का एविडेंस होना चाहिए। यदि ये 3 लाइन है इसमें, गोहिल ने 566 में गोहिल वंश की स्थापना की, तीनों एविडेंस होने चाहिए। गोहिल का एविडेंस हो, 566 का एविडेंस हो, उस वंश का एविडेंस हो। यदि एविडेंस नहीं है तो आप ये लाइन ही नहीं लिख सकते। कहां से लाए हम? तो सर पुरानी किताबें मिल जाती है, पुराने अभिलेख मिल जाते हैं। उदयपुर में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है सामोली। क्या नाम है? वहां से हमें एक अभिलेख मिला, पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है, सामोली का अभिलेख मिलता है। उस अभिलेख पर उसका सन लिखा हुआ है 646। कितना लिखा हुआ है? अभिलेख के ऊपर लिखा था, उसका तो मानना ही पड़ेगा कि उस भाटे के पत्थर पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, ये अभिलेख है। उस अभिलेख पे खुद भी लिखा गया 646 में लिखा जा रहा है, ये तो श्योर मान लीजिए 646 का अभिलेख में लिखा हुआ है कि सिरोही में एक जगह पड़ती है बसंतगढ़। कौन सी जगह है? वहां पे कुछ व्यापारी रहते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन उनको व्यापार में वहां पे घाटा हो गया। घाटा हो गया तो बसंतगढ़ से आगे उदयपुर। कहां पर आगे? उन दिनों उदयपुर नहीं था, ये उदयपुर वाला इलाका था, इसको बोलते भोमट। पहाड़ियों वाला इलाका था, क्या बोलते? भोम। तो है कि भाई बसंतगढ़ से भोमट की तरफ आ गए। वो कहते हैं, व्यापारी कहते हैं, यहाँ हमने एक माता जी का मंदिर बनवाया, जावर माता। क्या मंदिर बनवाया? जावर माता। वो व्यापारी कहते हैं कि यहाँ से हम खनिज निकालते हैं। जावर से क्या निकालते हैं? अभिलेख कह रहा है कि व्यापारी जावर में क्या निकाल रहे हैं? खनिज। बसंतगढ़ में घटा हुआ, वहां का छोड़ के यहाँ फायदा दिखा, खनिज निकल रहे थे, माइनिंग हो रही थी, तो यहाँ पर आ गए। वो लिखते हैं कि हम जब ये मंदिर, ये सब माता जी की कृपा से हो रहा है, माता जी की कृपा से हो रहा है, तो हम माता जी का क्या बनवा रहे हैं? मंदिर। माता जी का मंदिर बनवा रहे हैं, तब साल कौन सा है? फिर वो और लिखते हैं कि जब हम ये मंदिर बनवा रहे हैं तो हमारे यहाँ का राजा शिलादित्य। हमारे यहाँ का राजा कौन है? कौन राजा है? शिलाद। फिर वो इसके अंदर लिखते हैं कि शिलादित्य जो है वो नाग के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? फिर उसमें लिखते हैं नाग महेंद्र का बेटा था। फिर इसके अंदर लिखते हैं कि महेंद्र भोज का बेटा था और भोज गोहिल का बेटा था। 5 नाम लिखे हुए। हम शिलादित्य के टाइम में अभिलेख लिखवा रहे हैं। इससे पहले कौन था? इससे पहले, इससे पहले, इससे पहले गोहिल से पहले वालों के नाम नहीं है। इसका मतलब इससे पहले वालों में लखन नहीं है, इसलिए इस वंश का नाम गोहिल वंशी है। गोहिल के भी तो माँ बाप दादा परदादा सरदादा रहे होंगे, पर वो इतने बड़े राजा वगैरह रहे। पहला जो बड़ा आदमी हुआ होगा कौन हुआ होगा? आज भी हम अपने परिवार में भी अपने परिवार का इंट्रोडक्शन उस आदमी के नाम से देते हैं जो अपने परिवार में सबसे अधिक सफल है। आप कोई पूछ ले कि यार तुम किस परिवार से हो? चाचा जी आईएएस लगे हो, अपने पापा का नाम नहीं बताते, पहले चाचा जी का बताते हैं। इधर वो जो आईएएस है ना, वो मेरे चाचा जी लगते हैं। अच्छा तुम्हारे पापा क्या करते? तब आपने कहते हैं सर पापा का नाम मेरी है। हम चाहते हैं भाई जिसके नाम से पहचान है वही तो बताया जाए। इनमें पहचान वाला बंदा कौन हुआ? गोहिल, इसलिए वंश का नाम ही क्या है? इससे पहले वालों के नाम इतने अभिलेखों के अंदर हमें मिलते नहीं। अब अब अपने इतिहासकार जो होते हैं वो कहते हैं कि अभिलेख कब का है? 646। कौन से राजा के टाइम का? तो ये तो माना जाए ना कि 646 में शिलादित्य जीवंत है, उसके टाइम में अभिलेख है। अभिलेख का टाइम क्या है? 646। इसका मतलब 646 में कौन बैठा है? इतिहासकार जब इतिहास लिखते हैं तब वो ये मानते हैं, ऐसा एग्जैक्टली नहीं पर लगभग माना हुआ है। एक राजा का शासनकाल औसत 20 साल का है। एवरेज यदि निकाला जाए तो एक राजा का जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 20। हो तो ये भी सकता है कि एक राजा 80 साल करके कह रहे 6 महीने, पर एवरेज यदि निकाला जाए सबका तो कितना है? 20। शिलादित्य यदि 646 में है, इसका मतलब 626 में कौन रहा होगा? 606 में, 586 में, 566 में। मैंने ये तो लिखा है 566 में गोहिल ने गोहिल वंश की स्थापना की, ये तो पढ़ा था। अब कोई आपसे पूछे कि गोहिल ने 566 में गोहिल वंश की स्थापना की, आप कौन से अभिलेख के आधार पर कह सकते हो? कौन से अभिलेख? वो मुझे सामूल्य अभिलेख कौन से राजा का? वो गोहिल से कौन से नंबर में आ रहा था? गोहिल वाले वंश में 5वें नंबर के ऊपर आता हो। माता जी के मंदिर की बात कर रहे हैं, वो माता जी का मंदिर है जावर माता। कौन सी माता जी? और वो कह रहे हैं जावर में हम क्या निकालते हैं? माइनिंग। 646 में जावर में माइनिंग हो रही है, आज दिन तक होती है।
आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे यहां से शीशा और दस्ता निकलता है। क्या निकलता है? कि बस जिंक और लेड दोनों निकल रहे हैं, यहां से शीशा दस्ता निकल रहा है। अब ज्योग्राफी पढ़ो तब वो आएगा कि जावर में शीशा दस्ता निकलता है। आप कहना सर आज नहीं निकल रहा, 646 तक एविडेंस है, तब से तो निकल रहा था। तुम्हें क्या पता तब से निकल रहा है? हमारे पास अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? समझ में आई बात? देखो, यह जानकारी सामोली अभिलेख से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय सामोली इंस्क्रिप्शन। उदयपुर में जगह है सामोली, कोष्टक में 646 लिखना। यह जानकारी सामोली अभिलेख से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय सामोली इंस्क्रिप्शन। कोष्टक में 646 ईस्वी लिख लेना, 646। यह जानकारी सामोली अभिलेख से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय सामोली इंस्क्रिप्शन। यह अभिलेख शिलादित्य से संबंधित है। दिस इंस्क्रिप्शन इज बिलोंग्ड टू शिलादित्य। यह अभिलेख शिलादित्य से संबंधित है। दिस इंस्क्रिप्शन इज बिलोंग्ड टू शिलादित्य। यह अभिलेख शिलादित्य से संबंधित है। कौन से राजा के टाइम का अभिलेख है? शिलादित्य। यह अभिलेख शिलादित्य से संबंधित है। दिस इंस्क्रिप्शन इज बिलोंग्ड टू शिलादित्य, जो कि गोहिल का 5वां वंशज था। Who was fifth descendant of गोहिल, जो कि गोहिल का 5वां वंशज था। Who was fifth descendant of गोहिल, जो कि गोहिल का 5वां वंशज था। Who was fifth descendant of गोहिल। अगला लिखो, इसी में लाइन चेंज करके इसी में लिखना, इसी लाइन में। यह अभिलेख जावर माता मंदिर तथा जावर के खनन उद्योग की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जावर माता टेम्पल एंड माइनिंग इंडस्ट्री ऑफ जावर। यह अभिलेख जावर माता मंदिर तथा जावर के खनन उद्योग की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जावर माता टेम्पल एंड माइनिंग इंडस्ट्री ऑफ जावर। जावर माता मंदिर तथा जावर के खनन उद्योग की जानकारी देता है। जावर माता मंदिर तथा जावर के खनन उद्योग की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जावर माता टेम्पल एंड माइनिंग इंडस्ट्री ऑफ जावर। कौन से जावर के कौन से उद्योग की जानकारी मिलती है? माइनिंग, माइनिंग तो समझते हो, खनिज निकालना, माइनिंग करना। अब ये तो सामूली अभिलेख की बात है। अब इस गोहिल वंश के बारे में कहा जाता है कि इसकी 24 ब्रांच थी। कौन सी ब्रांच हुई टोटल? कितनी ब्रांच थी टोटल इसकी? 24। हिंदू थे। हिंदुओं में भी दो प्रकार की ब्रांचेज मानी गई है अपने। राजाओं ने खुद को या तो कहा हम सूर्यवंशी है या कहा हम चंद्रवंशी। या तो क्या बताया खुद को? सूर्यवंशी। या क्या बताया? और राजा छोड़िए, ये तो मैं कहता हूं आज घर पे जाकर दादाजी से पूछ लीजिए, अपने जितने लोग इंक्लूडिंग मी जितने यहां पर बैठे हुए अपने या तो सूर्यवंशी है या हमने हम सबको कहां से जोड़ लिया? सूर्य और चंद्र। हमने कहा हम उतने ही पुराने हैं जितने पुराने सूर्य और चंद्रमा, उतने दिन ही रहेंगे जब तक सूर्य और, इसलिए सारे नारे अपने वही है, जब तक सूरज चांद रहेगा फलान जी का नाम रहेगा। हमने कभी नहीं कहा जब तक पानी हवा रहेंगे, जब तक मिट्टी बादल रहेंगे ना, हमने कहा जब तक कौन रहेंगे, क्योंकि हम हमारी उत्पत्ति किससे जोड़ देते हैं? सूर्य और चंद्रमा। तो ये भी कहते हैं कि हम सूर्यवंशी है। कौन से? तो गोहिल कौन से? हिंदू है, सूर्यवंश। लाइन चेंज करके लिखना, सामूल्य अभिलेख वाली बात हो गई, अलग से एक लाइन में लिखो। गोहिल वंश की 24 शाखाएं थी। गोहिल डायनेस्टी हैड 24 ब्रांचेस। गोहिल वंश की 24 शाखाएं थी। गोहिल डायनेस्टी हैड 24 ब्रांचेस। गोहिल वंश की 24 शाखाएं थी। गोहिल डायनेस्टी 24 ब्रांचेस। गोहिल सूर्यवंशी हिंदू, गोहिल सूर्यवंशी हिंदू राजा थे। गोहिल स्वर सूर्यवंशी हिंदू किंग्स। गोहिल सूर्यवंशी हिंदू राजा थे। गोहिल स्वर सूर्यवंशी हिंदू किंग्स। सूर्यवंशी हिंदू राजा थे। अब गोहिलों ने अपने राजस्थान में कहां कहां राज किया वो पढ़ते हैं। चलिए, वो गोहिल रियासत है। राजाओं के जो इलाके होते हैं उनको क्या बोला करते? रियासत। गोहिल स्टेट्स।
कहाँ का राज किया गुहिलों ने, बताओ देखिए क्या क्या नाम लिखे। मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा। दोबारा नाम बताओ। मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, जो अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है। पहले भीलवाड़ा में आता था, अब नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया। तो एक तो शाहपुरा, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है। मेवाड़ का मतलब आज का कह लो आप उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। लिखना नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे तो बार बार क्लियर हो जाएगी। पर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद वाला ये जो मोटा मोटा इलाका था, इसको अपने क्या बोला करते, मेवाड़। तो एक इनका राज्य इनका कहां पर था, मेवाड़। फिर मेवाड़ से एक भाई चला गया डूंगरपुर, डूंगरपुर से एक भाई कहां चला गया, बांसवाड़ा। मेवाड़ से एक भाई चला गया प्रतापगढ़, मेवाड़ से एक भाई कहां चला गया, आगे बात सुन। तो कहां का राज क्या बताओ देखिए, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। सिंपल क्वेश्चन आएगा कभी कोई प्री में, इनमें से कौन से स्थान पर गोहिलों ने राज नहीं किया था, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर। किया जा सकता है। अब इनका अलग अलग हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। लिखो मेवाड़ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मेवाड़। एक ही का पोस्टमार्टम करते हैं। देखो मेवाड़ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मेवाड़। आज इसको मेवाड़ कहते हैं, किसी टाइम इसको मेवाड़ नहीं बोला करते थे। देखो मेवाड़ के प्राचीन नाम, एंशियंट नेम्स ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के प्राचीन नाम मैं लिख रहा हूं, एक बार ऐसे कैसे उतार लीजिए, फिर अपने बात करें। क्या क्या प्राचीन नाम बताओ देखिए। मेदपाट, प्रागवाट, सिवी जनपद। क्या क्या नाम है, मेदपाट, प्रागवाट, सिवी जनपद। किसके पुराने नाम है, क्या क्या नाम दोबारा बताओ। मैं नीचे वाले नाम शुरू करता हूं। जनपद का मतलब होता है राज्य। जनपद का मतलब क्या होता है, लिखना नहीं, सुन लीजिए केवल। जनपद का मतलब क्या होता है, सिवी एक जाति है। सिवी क्या है, सिवी नाम की एक जाति थी जो किसी समय पंजाब में रहती थी। कहां रहती, पंजाब पे अटैक किया अलेक्जेंडर ने। किसने अटैक किया, ग्रीस। ग्रीस का एक राजा अलेक्जेंडर, जिसको हम हिंदी वालों ने बना दिया सिकंदर। हिंदी वालों ने उसी का नाम क्या कर दिया, उसका नाम अलेक्जेंडर है। उसको खुद को भी नहीं पता कि भारत वाले लोग उसको क्या बोलते हैं। तो उसका सिकंदर नाम से कोई भी लेना देना, उसका नाम क्या था, अपने से अलेक्जेंडर बोला नहीं गया, इसलिए अपने वालों ने कह दिया जा आज से तेरा नाम क्या है। तो एक कंगना रनावत की मूवी देखना कभी, एक क्वीन। क्वीन मूवी है कंगना रनावत की। उस मूवी में वो अकेली हनीमून मनाने जाती है। शादी होने वाली होती है, शादी हो नहीं पाती है, फिर उसको लगता है हनीमून तो फिक्स किया हुआ, जाऊंगी तो सही में। वहां उसका ग्रुप बन जाता है, दोस्त दोस्त बन जाते हैं उसके कई। वहां उसका एक जो ग्रुप होता है, उसमें एक रूस का लड़का होता है। वो उसे नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ये यूरोप वाले, बेसिकली रसिया वाले, इधर जो वाले देश है, इन बेचारों से ये शब्द नहीं बोले जाते। ये नहीं बोले जाते इनको। तो डे को तो बोलते हैं दे, तो बोलेंगे इंडिया। इंडिया नहीं, इंडिया। यू आर इंडियन, इंडिया से आए, इंडिया, है ना। तो मैं रूस गया वहां, तो वहां जो भी कोई मिलता वो इंडियन को खूब पहचान लेते हैं, हाथों हाथ ही पहचान लेते हैं, इंडियन इंडियन। हाँ, इंडिया गाने गाते हैं खूब सारे। मुझे याद, पहली बार तो हम मॉस्को रहे थे, तो वहां होटल थी हमारी जिस लेन में, वहां पर एक वो जोकर घूमता था। तो वो हमें देखते दूर दूर से, कहता जिमी 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 आजा आजा आजा। मिथुन चक्रवर्ती की पुरानी मूवी का गीत है कोई, और ये गीत वहां इतना फेमस है, जिमी जिमी जिमी, कि कैब में बैठे किसी में, और यदि कोई रस्सी ने आपको पहचान लगे, इंडिया, यू आर इंडियन, यस इंडियन, जिमी जिमी जिमी। अपने भी कहते आजा आजा आजा। तो उनसे बेचारों से नहीं, तो टय भी नहीं बोल जाता, टय को तय बोलते हैं। तो वो उसमें वो मूवी में दिखाया हुआ है कि कंगना रनावत वो रूस का जो बंदा होता है उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कहता है एलेक्जेंद्र। जेंडर नहीं, अपने तो एलेक्जेंडर बोलते हैं पूरा, कहता है एलेक्जेंद्र। तो कंगना रनावत कहती है एलेक्जेंडर, वो कहता नो इट्स जेंद्र, एलेक्जेंद्र। वो कहते हैं हाँ एलेक्जेंडर, वो कहता नो एलेक्जेंद्र। तो कंगना रनावत लास्ट में कहती है चल आज से तेरा नाम सिकंदर। तो कहता है ये क्या होगा, ये हम ही समझ सकते हैं इंडिया वाले, तो इस बात को समझ। अलेक्जेंडर पंजाब पर अटैक करता, सिवी हार जाते।
सिवी एक जाति है जो पंजाब में रहती है, सिकंदर या अलेक्जेंडर से हार जाती है, हार के आ जाती है उदयपुर चित्तौड़गढ़। कहां पर आ जाती है और यहां अपना राज्य स्थापित कर लिया। सीवियों ने राज्य बनाया, राज्य को बोलते हैं जनपद, इसलिए नाम क्या हो गया भाई, बात समझे। तो कोई पूछेगी भाई उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाले इलाके को सीवी जनपद क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसका राज्य था, सीवियों का। सीवी कहां से आए, पंजाब से। किससे हार के आए, आगे सुन। ऐसा ही माना जाता है कि एक कोई जाति और रही होगी जिसका नाम रहा होगा मेद। क्या रहा होगा, आप कुछ कहते हैं उसका नाम मेद था, कोई कहते हैं मेव था, कोई कहते हैं मेर था, पर ऐसा कुछ नाम रहा होगा। उनके नाम पर इस इलाके का नाम पड़ा मेदपाट। क्या नाम पड़ा, तो मेव या मेद जाति की वजह से तो क्या पड़ गया, मेदपाट। सीवी जाति की वजह से क्या पड़ गया, ऐसा कहते हैं पठारी इलाका था, प्लेटू वाला इलाका था। पूरे में पठार है, इसमें प्लेटू है खूब सारे, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ इसमें, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रागवट। क्या नाम पड़ गया, तो क्या क्या तीन नाम है बताओ, देखे, मेद, पाट, प्राग। क्या क्या नाम है, मेद। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है जबलपुर, नाम सुनाओ। जबलपुर के पास में एक जगह, उसका नाम है भेड़ाघाट। क्या नाम है, घाट है वहां, कई पहाड़ों में घाट बने हुए थे, घाट है, उसका नाम क्या है, भेड़ाघाट। वहां से का अभिलेख मिला, मध्य प्रदेश का अभिलेख, अपना कोई लेना देना नहीं। उस अभिलेख में एक रानी अभिलेख लिखवा रही है, कहती है मैं फलाने राजा की रानी हूं, यहां पर ये मंदिर बनवा रही हूँ। फिर वो उसमें नीचे अगले वाले, मैं प्रागवाट की राजकुमारी हूँ। कहां की राजकुमारी हूँ, इसका मतलब अपने मेवाड़ की किसी राजकुमारी की शादी मध्य प्रदेश कर दी गई है, और वो मेवाड़ को वहां पर क्या लिखवा रही है अभिलेख में, और उसको मेवाड़ के राजाओं के नाम, वो कहता मेरे पिताजी का नाम ये, दादाजी का नाम ये, परदादा जी का नाम ये, 3 पीढ़ियों के नाम है, वो तीनों अपने मेवाड़ के राजा। इसका मतलब मेवाड़ को बोलते तो क्या थे, क्या बोलते, प्रागवाड़। तो मेवाड़ के 3 पुराने नाम बताओ, मेदपाट, प्रागवाट, सिविजी। अगली लाइन लिखो, देखो मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन था, गोहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर मेवाड़। मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन था, गोहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर मेवाड़। मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन था, गोहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर मेवाड़। मेवाड़ में कौन से वंश का शासन था, गोहिल। अभी हमने पढ़ा है गोहिलों की रियासतों, उसमें मेवाड़ लिखा, तो मेवाड़ में कौन सा वंश है, गोहिल। गोहिलों की कितनी ब्रांच थी, 24, उनमें एक ब्रांच अपने मेवाड़ वाली ब्रांच थी, सी बात। अब इसमें कई राजा हुए। अब देखो, अब यूं तो एक वंश में कोई राजा हुए होंगे 500, है ना, कि भाई गोहिल वंश 566 में आ गया, 1947 तक ये वंश चला। 1947 तक कितने साल चल गया, 1400। कितने साल चल गया, 1400। 20-20 साल का एक मानते कि 20 साल एक राजा राज करके जाता, 100 साल में कितने करके 5, तो 1400 साल में कितने करके 14 इंटू 5 कितने हो गए 70। तो राजा तो कितने हो गए, लगभग 70 से ज्यादा ही हो जाएंगे, एक आधा कम नहीं निकलेगा। पर अपने को सारे पढ़ने, हमारा उद्देश्य राजाओं की वंशावली लिखना। हम केवल वो राजा पढ़ते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया। अच्छा आप पूछो सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता चलता है, ये काम का, ये काम का नहीं, जिनकी किसी भी बात की वजह से आगे वाले इतिहास पर असर पड़ा हो। एक राजा आया, जिंदगी जी, जनता से टैक्स लिया, मर गया, हमें कोई लेना देना नहीं उससे। उसके कितने टाबर थे, कितनी लुगाइयां थी, टाबरों में कितना गैप था, कुछ भी याद नहीं करना। पर एक राजा आया, उसने एक नई राजधानी बनाई। हमारा सवाल ये कि राजधानी यही क्यों बनी, इसके अलावा दूसरी जगह क्यों नहीं बनी राजधानी। एक राजा आया, उसने मंदिर बनवाया। हमारा सवाल है कि शिव जी का क्यों बनवा के गया, विष्णु का क्यों नहीं बनवाया उसने, सवाल ये। उसकी प्रशासनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, राजस्व, इन व्यवस्थाओं में कोई चेंज आता है, कोई नई चीज शुरू की जाती है, वो राजा पढ़ने, बाकी वाले राजा पढ़ने। ऐसा पहला बड़ा राजा जो इस वंश के अंदर दिखाई देता है, उसका नाम है बापा रावल। क्या नाम है, गाइडिंग डालो। क्या नाम है, बापा। अब सुनना, देखो थोड़ा पुराना बताता हूं। 712 ईस्वी का समय है, 712 एडी के आसपास का समय। भारत पर मुसलमानों के अटैक हो रहे थे। मुसलमानों में भी भारत में सबसे पहले जिन मुसलमानों ने अटैक किए वो अरब देश से आए थे। कौन से देश से, सऊदी अरब साइड के जो मुसलमानों, सबसे पहले तो अरबों ने भारत पर सबसे पहले अटैक किया मुसलमानों। 712 में एक सेनापति है, उस सेनापति का नाम मुहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है, मुहम्मद बिन कासिम। इसने कब्जा कर लिया सिंध पे। कहां कब्जा कर लिया, भारत की वह पहली सीमा, भारत की वह पहली टेरिटरी, भारत का वह पहला क्षेत्र जिस पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, वो कौन सा था। वो कब्जा करने वाला अरब सेनापति कौन था, वो किस साल की बात है, कब की बात है। सिंध राजस्थान के टच करता है एकदम।
अब जब सिंध पे मुसलमानों का कब्जा हुआ, अरबों का कब्जा हुआ, उनका अगला टारगेट राजस्थान था। अगला टारगेट क्या था? राजस्थान का सबसे मुख्य किला था चित्तौड़। मुख्य किला कौन था? तो उनका था सिंध से अगला कब्जा कहां करेंगे? चित्तौड़। उन दिनों चित्तौड़ में अपना एक राजा राज कर रहा था, उसका नाम था मानमौर्य। क्या नाम था? मानमौर्य नाम का एक राजा है जो कहां राज कर रहा है? अपना चित्तौड़। चित्तौड़ में राज कर रहा है। इधर अपने उदयपुर में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम है नागदा। क्या नाम है जगह का? और नागदा के अंदर राज कर रहा है आपका बापा रावल। कौन राज कर रहा है? नागदा में बैठा है बापा रावल, चित्तौड़ के अंदर कौन बैठा है? मानो। और मानमौर्य बहुत बड़ा राजा है, बापा रावल इतना बड़ा राजा। या नागदा में एक संत रहते हैं, उनका नाम है हारित। क्या नाम है? संत तो ऋषि हो गए, तो अपने उनको क्या कह देते हैं? हारित। हारित ऋषि शिव जी के भक्त है। किसके भक्त है? शिव जी के भक्त हैं हारित ऋषि। ये कहां पर रहते हैं? नागदा। नागदा का राजा कौन है? ओबीसी बात है, धोख लगाएगा। अभी अपने सारे नेता देवताओं के साधु संत जितने सबके धोख लगा रहे हैं। ये तो ठीक है, कई साधु संत पकड़ लिए गए बाद में, वरना जब तक नहीं पकड़े गए तब तक अपने वाले सारे धोख लगा रहे थे। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके आसाराम बापू के साथ फोटो नहीं है। वो पकड़ लिए गए तब आप सारे भले कंडेम कर दें उनको और कह देंगे साहब उन्होंने ये गलत काम किया, पहले सारे के सारे धोख लगा रहे। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसकी बाबा जी गुरमीत राम रहीम के साथ फोटो नहीं है। बाबाओं के धोख लगाना राजनीति का हमेशा काम रहा है, क्योंकि राजनेता को पता होता है बाबा के पीछे जनता है, इसके धोख लगेंगे वोट मिलेंगे। ये पहले राजा भी जानते थे कि बाबा जी ये है कि अच्छे बाबा जी है, बुरे बाबा जी। आजकल कई बाबा जी निकल गए भाई, खराब निकल गए, तो अपने उनको जेल के अंदर भी डाला। और अच्छे बाबा जी खूब सारे भले संत है, आज भी भारत के अंदर खूब भले भले संत बैठे हैं, तो देख के लगता है कि अरे यार क्या यूं अच्छी बातें बताते हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक भले बहुत अच्छे बाबा जी है, उनका नाम क्या है? इनके धोख कौन लगाता है? हारित ऋषि मरने वाले हैं। मरते हारित ऋषि ने बापा रावल से पूछा कि बापा रावल मांग, तेरी को इच्छा हो तो, तूने मेरी सेवा की, तेरी सेवा से बड़ा राजी हूं। बापा रावल ने कहा महाराज थोड़ा ढंग का जुगाड़ कर दो, ठीक रहे, नरेगा में काम करते करते तंग आ गया। नागदा छोटी जगह थी, कोई बड़ी जगह थी नहीं। और हारित ऋषि मरते मरते कह गए कि जा बापा रावल, तू क्या याद रखेगा, भगवान शिव बहुत जल्दी तुझे चित्तौड़ का राजा बनाएंगे। कहां का राजा बनाएंगे? और बापा रावल ने कहा महाराज थोड़ा ज्यादा नहीं बोल गए आप? चित्तौड़ मानमौर्य बेटा है वहां पे, वो अपने आप में एक बड़ा राजा है, और मैं कैसे बन सकता हूं? हारित ऋषि ने कहा पहले इस्तेमाल करो, मैं कह रहा हूं तो बनोगे। हारित ऋषि तो मर गए। 712 में मोहम्मद बिन कासिम कहां पर कब्जा कर लेता है? सिंध। अगला हमला कहां पर करना चाहता है? चित्तौड़। चित्तौड़ का राजा कौन है? और उसके मंत्रियों को लगा कि मानमौर्य में ताकत है, और यदि अरबों का आक्रमण हो गया, यदि मुसलमानों का आक्रमण सिंध से चित्तौड़ की तरफ हो गया, मानमौर्य संभाल। वो चला के बापा रावल के पास गए। बापा रावल इस मानमौर्य का भांजा है। बापा रावल कौन है इस मानमौर्य का? और कहा कि भांजे तेरा मामा लिचड़ धाप के, और यदि उधर से अरब मुसलमानों का अटैक हुआ, तेरा मामा संभाल, इस मामे को सल्टा और तू चित्तौड़ पे कब्जा कर। मानमौर्य ने कहा पक्का, सॉरी बापा रावल ने कहा पक्का मैं अरेगा, भांजे तेरे पास है, मामा जी को उठा दूं। पर बापा रावल ने कहा थैंक यू हरित ऋषि। बापा रावल गया चित्तौड़, मानमौर्य को हटाया और कहां पर कब्जा कर लिया? तो गोहिलों में पहला बड़ा राजा जो चित्तौड़ जैसी बड़ी जगह पर कब्जा कर गया कौन है? इसलिए हम बापा रावल को पढ़ रहे हैं, बीच वालों को नहीं पढ़ रहे। बीच वालों का नागदा में टाइम पास हो गया रह गया, इसलिए हमने कहा आ गए होंगे, मर गए, उसमें हमें क्या लेना देना है। पहला बड़ा आदमी जो टेरिटरी का विस्तार कर गया था वो कौन था? किसको हटा के? ये 734 की बात। कब की बात है? ऐसा उसने कौन से ऋषि के आशीर्वाद से किया? हारित ऋषि कहां रहते थे? वो किसके भक्त थे? देखो यह है हारित ऋषि का अनुयायी था, ही वो डिसाइपल ऑफ सेंट हारित। यह है हारित ऋषि का अनुयायी था, ही वो डिसाइपल ऑफ सेंट हारित। यह है हारित ऋषि का अनुयायी था, ही वो डिसाइपल ऑफ सेंट हारित। लाइन चेंज कर लिखो। 734 ईस्वी में इन 734 एडी, 734 ईस्वी में इन 734 एडी मानमौर्य को हराकर इसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। He captured चित्तौड़ after defeating मानमौर्य। मानमौर्य को हराकर इसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। He captured चित्तौड़ after defeating मानमौर्य।
मान मौर्य को हराकर इसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। He captured चित्तौड़ आफ्टर डिफीटिंग मान मौर्य। मान मौर्य को हराकर इसने चित्तौड़ पर क्या कर लिया था? पर इसने कहा भाई साहब राजधानी तो मैं अपनी नागदा ही रखूं। ठीक है, चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया, मेरी गारंटी है चित्तौड़ पे दूसरे को कब्जा करने नहीं दूंगा। इधर हमला होगा तो मैं देख लूंगा, पर राजधानी कहां रखूंगा? नाग। देखो राजधानी नागदा, कैपिटल नागदा। नागदा उदयपुर में इधर एक जगह पड़ती है, तो राजधानी कौन सी यूज की थी? नागदा। अच्छा, हरित ऋषि किसके भक्त थे? इसका मतलब बापा राहुल भी किसका भक्त होगा? शिव जी का। शिव जी को अपने बोलते हैं एकलिंग जी। क्या बोलते हैं? तो इसलिए इसने नागदा में किसका मंदिर बनवाया? इसने कहा ये जो कुछ भी हो रहा है किसकी कृपा से हो रहा है? एकलिंग जी। देख लो, इसने नागदा में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। He built एकलिंग जी टेम्पल एट नागदा। इसने नागदा में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। He built एकलिंग जी टेम्पल एट नागदा। नागदा में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। He built एकलिंग जी टेम्पल एट नागदा। नागदा में किसका मंदिर बनवाया? और ये तो ये तक मानता था कि भाई राजा एकलिंग जी है, मैं तो उनके काम कर रहा हूं आगे, मैं तो उनका वित्त मंत्री हूं। वित्त मंत्री को बोलते दीवान। क्या बोलते? इसको आगे कोई पूछता कि यार तुम मेवाड़ के राजा हो, इसने कहा ना ना भाई साहब, अपने कहाँ औकात है, राज कर रहे हैं शिव जी खुद, मैं तो उनका क्या हूं। तो इसके बाद में इसके जो भी वंशज हुए वो भी अपने आप को एकलिंग जी का क्या मानते? दीवान, मतलब वित्त मंत्री। मतलब हम तो उनकी तरफ से टैक्स ले रहे हैं, बाकी हमारा कुछ भी भगवान ने हमें व्यवस्था दे रखी, तुम संभालो, बाकी हमारी क्या औकात है भाई साहब राजा बनने की? सब कुछ करने वाले कौन है? देख लो, मेवाड़ के राजा, किंग्स ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के राजा, किंग्स ऑफ मेवाड़, खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज दीवान ऑफ एकलिंग जी। खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज दीवान ऑफ एकलिंग जी। खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज दीवान ऑफ एकलिंग जी। खुद को किसका दीवान मानते थे? एकलिंग जी का दीवान मानते थे। और ये अपने भारत में तमाम राजाओं के साथ था। भारत में अपने किसी भी राजा ने कभी ये नहीं कहा मैं राजा हूं, उसने कहा राजा भगवान है। राजा कौन है? ये अलग अलग भगवान के नाम ले लिए। बीकानेर के राजा कोई पूछता है तुम राजा हो क्या बीकानेर? उसने नहीं नहीं साहब, अपनी कहां औकात है। बीकानेर के राजा लक्ष्मीनाथ है। कौन है? भगवान विष्णु। लक्ष्मी का नाथ भगवान विष्णु, मैं तो उनका क्या हूं। कोई सिरोही वाले राजा से पूछा तुम तो पक्के यहाँ के राजा? उसने कहा नहीं साहब, यहाँ के राजा सारणेश्वर महादेव है। कौन से महादेव है? मैं तो उनका क्या हूं। कोई जयपुर वालों से पूछता कि तुम राजा हो? राजा गोविंद देव जी। राजा कौन है? मैं तो उनका क्या हूं। वैसे मेवाड़ वालों से पूछता कि तुम यहाँ के राजा होगे? नहीं, हम यहाँ के राजा नहीं है। राजा कौन है? इसलिए यदि आपको भी महाराणा प्रताप का एक गीत सुना हो आपने कि हल्दी घाटी रो समर लड़ो वो महाराणा प्रताप कट है, उसमें लाइन है वो एकलिंग दीवान कट है। वो जो एकलिंग जी का दीवान है वो कहाँ है आजकल हमारा? वो जो महाराणा प्रताप हमारा जो हल्दी घाटी का समर, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ रहा था, वो कहाँ है? तो मेवाड़ के राजा खुद को मानते क्या थे? और ये राजाओं की बात नहीं, ये हम सब की बात है। हम तमाम लोग ये मानते हैं कि हम कुछ भी नहीं करते, करवाने वाला कौन है। इसलिए हमारी सारी आरतियों में हमने खुद गाया है मैं मूर्ख खलकामी। आप कोई आरती सुन लीजिए देवता की, हमने देवता के सरेंडर किया। हमने क्या, सर्वशक्तिमान देवता, समर्पण है उसके सामने। हम मूर्ख हैं। खल का मतलब होता है गधा। आप हर आरती गाते समय कहते होंगे आप गधे हो, आपके हाथ में कुछ भी करने योग्य नहीं है। जो भी करवा रहा वो कौन है? इसलिए भारत में जितनी पुरानी किताबें मिली है उनमें एक में भी राइटर का नाम नहीं है। तो लिखा मैं नहीं लिख रहा, मां सरस्वती की कृपा से मैं इस पुस्तक को लिख रहा हूं। मैं कौन? उसने नाम ही नहीं बताया। जितनी पुरानी पेंटिंग उनमें पेंटर का नाम नहीं है। उसने पेंटिंग बना के छोड़ दी। उसने कहा यार मेरी औकात थोड़ी है कुछ करना, कुछ बनाना, कुछ लिखना, ये सब कौन करवा रहा है? मैं बताऊं, आज भी अपने गांव में खेती अच्छी हो जाए, फसल अच्छी हो जाए, पापा ने मेहनत की तब फसल अच्छी हुई। रात दिन रीजे पचे उस खेत में तब अच्छी हुई। फिर भी कोई पापा से पूछेगा अरे यार जोरदार फसल हुई, गेहूं शानदार हुई, बाजरा शानदार हुआ, मेहनत कर रहे हो। राम जी राजी हुए, भगवान राम राजी हुए तब हमारी फसलें हुई, वरना हमारी औकात है। पापा का बिजनेस अच्छा चले, भले ही पापा सुबह 5 बजे उठ के जाते हो, रात को 12 बजे आते हो, दोपहर वाला खाना भी ढंग से नहीं खाते हो, तब जाके बिजनेस अच्छा चल रहा है। उसके बावजूद पापा कहेंगे सब भगवती कृपा है, माता जी राजी है इसलिए अच्छा हो रहा है। मैं तो हमेशा सोचता हूँ यार कितने भोले लोग हैं। अभी भी अपने से कोई पूछ ले किसी से, कह रहे तुम्हारे 10 टाबर है,
हम बायोलॉजी को धत्ता बता देते हैं कि बायोलॉजी नाम की कोई चीज सब किसके दिए हुए हैं? भगवान के। मैं कहता हूं आपका सिलेक्शन होगा, आप आरएस बनेंगे, आप मन ही मन राजी होंगे और आपको खुद पे प्राउड फील होगा कि मैं 18 महीने तक रेगुलर कोचिंग गया, सर ने जितना कहा सब किया, मैंने सारे टेस्ट दिए, मैंने मेहनत की, मैं डेली के 8 घंटे पढ़ा, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर भी यदि आपसे इंटरव्यू लेने वाला मीडिया वाला पूछेगा कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे, आप थोड़ा गंभीर होके बोलेंगे आप, है ना, अंदर तो नाच रहे होंगे आप, पर जहां तक आज की सफलता का सवाल है आप ये थोड़ी कहते हो मैं ऐसा बाहुबली मैं हूं, मैं पढ़ा था। और आज भी अपना कोई दोस्त, अपने कोई आसपास का बंदा ज्यादा ये करे, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, अपने दो दोस्त उसके पीछे बात करते हैं। अहंकार देख, एटीट्यूड देख, क्या मैं कर दिया, मैं कर दिया, यार सबने कर रखा है, इसलिए अपने इस बात को कभी भी अच्छा माना नहीं। इसलिए मेवाड़ के राजा भी कहते हैं कि हम राजा नहीं है, हम क्या एकलिंग जी के, और ऐसे तमाम राजा ऐसे कहते हैं। अच्छा, बापा रावल बड़ा राजा था, इसका एक सबूत हमारे पास ये भी है कि बापा रावल का हमें सोने का सिक्का मिला है। किसका सिक्का मिला? तो आपको सर इसमें क्या बड़ी बात है, पहले सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे, मिल गया बापा रावल का। बापा रावल से पहले किसी का भी सोने का सिक्का नहीं मिला है। इसका मतलब बापा रावल से पहले वाले राजा इतने बड़े मिले, उनके सिक्के चांदी के मिले, तांबे के मिले, सोने का सिक्का पहली बार मिल रहा है। तो किसका मिल रहा है? इसका मतलब बापा रावल बड़ा हुआ होगा, बड़ा राजा, तो पैसे भी ज्यादा है, तो उसने सिक्के किसके चलाए होंगे? देख लो, इसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। ही सर्कुलेटेड गोल्ड कॉइन्स इन मेवाड़। इसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। ही सर्कुलेटेड गोल्ड कॉइन्स इन मेवाड़। इसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। ही सर्कुलेटेड गोल्ड कॉइन्स इन मेवाड़। कैसे सिक्के चलाए थे? सोने के। जैसे अब अपने नापते हैं ना सोने को, अपने कहते 24 कैरेट सोना है, 18 कैरेट है, 22 कैरेट, ऐसे नापते हैं। पहले सोने को एक नापने की इकाई और होती है, उसको बोलते हैं ग्रेन। क्या बोलते हैं? शायद गेहूं के दानों से तोला जाता होगा, इसलिए ग्रेन शब्द बन गया। वो जो सिक्का मिला वो 115 ग्रेन का। कितने ग्रेन का? तो कोई पूछे बापा रावल का सोने का सिक्का कितने ग्रेन का, कितने ग्रेन का, लिख लो, कोष्टक में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, इसी लाइन के 115 ग्रेन। बापा रावल कौन से वंश का राजा है? गोहिल। कौन से हिंदू थे? कौन से थे? सूर्यवंश। कहां पे कब्जा किया बापा रावल ने? चित्तौड़। तो इसने चित्तौड़ में सूर्य मंदिर बनवाया था। सुनना एक बार बात, कौन सा मंदिर बनवाया? लेकिन बाद में चूंकि राजस्थान ने खूब आक्रमण झेले, बीच में कोई आक्रमण हुआ किसी का और उसने सूर्य मंदिर को तोड़ दिया। मंदिर को तोड़ने का मतलब था मूर्ति तोड़ गए, है ना, मंदिर की जो मूर्ति है वो ध्वस्त कर दी, वो तोड़ दी गई। तो बाद में किसी ने लाके इसमें माता जी की मूर्ति रख दी, कालिका माता की। किसकी मूर्ति रख दी? तो आजकल तो ये मंदिर कौन सा है? कालिका माता। लेकिन पहले क्या हुआ करता था? सूर्य मंदिर। कौन बनवा के गया? बापा राव। लेकिन अब क्या बन गया ये? तो अब देखो दो सवाल। एक सवाल ये बनता है कि चित्तौड़ का वर्तमान कालिका माता का मंदिर पहले क्या था? ये बनवाया किसने था? याद रहेगी बात, देख लो। चित्तौड़ में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, कोष्टक में कालिका माता लिख लेना। चित्तौड़ में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ड सन टेंपल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ड सन टेंपल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ड सन टेंपल एट चित्तौड़। कौन सा मंदिर बनाया चित्तौड़ में? सूर्य मंदिर। जो अब क्या है कल, बाकी कल पढ़ेंगे, याद करके आना सारी बातें।